वीडियो को आप सभी विद्यार्थी पूरा देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए एक धातु है और धातु की सतह पर जब यहाँ पर अधिक आवृत्ति के प्रकाश की किरण इसके ऊपर जब गिरेगा, इसके सतह पर आता है, तो उसमें जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर, मतलब कोई धातु है और उसकी सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणें को क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब जब धातु की सतह पर अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब उसके ऊपर डाला जाता है तो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और उसमें से क्या उत्पन्न कर देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जन कर देता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब इसका प्रयोग किसने किए थे, हर्ट्ज नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक प्रयोग किए जिसके द्वारा से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित किए थे। तो कैसे प्रयोग किए थे, अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं, यह जो बना हुआ है कैथोड जो है और यहाँ पे क्या है, एनोड है। तो यहाँ पे सीजियम धातु लगा है। कौन सा धातु है, सीजियम धातु है। अब सीजियम धातु पे क्या हुआ है, जब प्रकाश की किरणें जो है अधिक आवृत्ति के प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर गुजरेगा, मतलब इसके वो सतह पर आएगा, तो इसमें से क्या उत्पन्न होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। किस धातु से, तो यह धातु सीजियम धातु से जो है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। ये प्रयोग किसने किए थे, तो हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किए थे। तो अब यहां लिख लेंगे, हर्ट्ज के प्रयोगानुसार जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश पुंज कुछ धातुओं के सतह पे डाला जाता है, मतलब जो है एक निश्चित आवृत्ति का जो ये प्रकाश है किसी धातुओं के सतह पे क्या हुआ है, डाला जाता है, तो सतह पे क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मतलब जब इसके ऊपर प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और क्या उत्पन्न कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने लगते हैं। तो समझ में आ गया होगा हर्ट्ज का प्रयोग। अब ये चित्र को आप सभी विद्यार्थी पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में से खींच लीजिए। अब उसके बाद से समझेंगे। तो यह जो कैथोड पे लगा हुआ है कौन सा धातु, सीजियम धातु, और इलेक्ट्रॉन किधर निकल के जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। प्रयोग किसने किए थे, तो हर्ट्ज ने प्रयोग किए थे। तो अब यहाँ पे प्रयोग के बारे में लिख लेंगे कि यह प्रयोग एक विद्युत सेल में किया जाता है। मतलब यह प्रयोग जब किया गया तो किस सेल में किया गया था, विद्युत सेल में किया जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड युक्त निर्वातित कांच नली होती हैं। मतलब जो इसमें कितने इलेक्ट्रोड लगे हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड है। और ये कांच की नली होती है। क्या किस नली होती है, कांच की नली होती है। कैथोड प्लेट पर सीजियम धातु का लेप कर दिया जाता है। अब यहाँ कैथोड जो लगा हुआ है इस पे कौन से धातु का लेप करते हैं, तो सीजियम धातु का लेप कर दिया जाता है। एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश किरण को कैथोड पे डाला जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन चित्रानुसार एनोड की ओर जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब इसके ऊपर जब प्रकाश की किरण आता है तो यह प्रकाश की किरण अवशोषित हो जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, तो एनोड की ओर जाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, चित्रानुसार एनोड की ओर जाते हैं, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा हर्ट्ज ने क्या प्रयोग किए। आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जब लिख लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे देहली आवृत्ति क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, कार्यफलन क्या है, प्रकाश के दैर्ध्य प्रकृति क्या है, सब आपको बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको परिभाषा याद
हो जाएगा। तो देहली आवृत्ति क्या है? बहुत आसान है। अगर आपको देहली आवृत्ति की परिभाषा याद हो गया है तो देहली तरंगदैर्ध्य का भी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। बस एक शब्द को हटाना है, परिभाषा खुद आप बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। यह आवृत्ति है तो न्यूनतम आवृत्ति बोलेंगे। अगर तरंगदैर्ध्य रहेगा तो यहाँ पर न्यूनतम तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब वह न्यूनतम जो आवृत्ति है जो किसी धातु के सतह से क्या उत्पन्न हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, तो ऐसे आवृत्ति को क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो कितना आसान परिभाषा है। तो एक बार परिभाषा को चर्चा करते हैं कि आपतित प्रकाश, आपतित मतलब प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित करना है, माना लाना है, और वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे किसी धातु के सतह से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उसे क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे गामा जीरो, इसको गामा बोला जाता है, गामा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। क्यों नहीं, मतलब हर्ट्ज क्यों होता है? क्यों नहीं इसका प्रयोग हर्ट्ज ने किए थे, इसलिए आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया? हर्ट्ज होता है। तो समझ में आ गया होगा कि देहली आवृत्ति क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे देहली तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तो देहली तरंगदैर्ध्य की परिभाषा समझिए इसी में छिपा हुआ है। बस इसी शब्द को हटाना है। किसको? आवृत्ति को हटा दीजिए और उसके स्थान पे क्या लिख दीजिए? तरंगदैर्ध्य लिख दीजिए। परिभाषा बन गया। और थोड़ा सा यहाँ पर भी चेंज कर लीजिएगा। जहाँ यहाँ पे गामा जीरो से प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ लेमडा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ परिभाषा को लिख लेंगे। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्ध्य जिससे किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। कितना आसान। देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य का परिभाषा सेम है, बस यहीं पे शब्द बदलना है। अब यहाँ तरंगदैर्ध्य है तो तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। तरंगदैर्ध्य जिससे किसी दिए गए धातु के सतह से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उसे देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे लेमडा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो है मीटर होता है। तरंगदैर्ध्य किससे नापते हैं? तो मीटर से मापा जाता है। तो देहली तरंगदैर्ध्य की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको निश्चित है याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्यफलन। तो कार्यफलन का 2 परिभाषा है, जो आपको आसान लगे उस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे पहला जो परिभाषा है वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा मतलब कम से कम जो प्रकाश की ऊर्जा जो है किसी धातु के सतह से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? जूल होता है। कितना आसान ये भी परिभाषा है कि प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जिसके धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। कार्यफलन का सूत्र होता है W बराबर होता है H गामा जीरो। तो गामा जीरो का नाम क्या है? तो गामा जीरो का नाम अभी ऊपर बताया गया है। क्या बताया गया है? देहली आवृत्ति। क्या नाम है? देहली आवृत्ति। और H का क्या नाम है? तो प्लांक नियतांक है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब इससे आसान परिभाषा कार्यफलन का भी बताया जाएगा जिसे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो इसका दूसरा जो परिभाषा होगा कार्यफलन का, बस इस सूत्र अगर याद है तो समझिए कार्यफलन की दूसरा परिभाषा याद है। H गामा का नाम है फोटान की ऊर्जा और EK का नाम है अधिकतम गतिज ऊर्जा, और ये माइनस देख रहे हैं उसको कहते हैं अंतर। तो ये कैसे बोलेंगे? फोटान की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को
कार्यफलन कहते हैं। कितना आसान है। फोटान की ऊर्जा, इसको फोटान की ऊर्जा बोल लेंगे, फोटान की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो आप सभी विद्यार्थी से 2 बार बोल लीजिए, परिभाषा निश्चित है कार्यफलन का आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का दैत्य प्रकृति। दैत्य मतलब 2 प्रकृति। प्रकाश में 2 प्रकार के प्रकृति होते हैं। क्या क्या होते हैं। तो प्रकाश में कणिका एवं तरंग दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। प्रकाश के अंदर जो है कणिका का भी गुण होता है और तरंग का गुण होता है। तो दोनों का गुण विद्यमान होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में दैत्य प्रकृति होती हैं। कितना आसान परिभाषा है। प्रकाश के अंदर जो है कणिका भी होता है और तरंग होता है, दोनों के गुण उसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो प्रकाश में क्या कहेंगे, दैत्य प्रकृति होता है। तो अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन के दैत्य प्रकृति क्या है। तो अब इलेक्ट्रॉन का दैत्य प्रकृति क्या है। तो प्रकाश में दैत्य प्रकृति का अर्थ समझ लिए होंगे कि प्रकाश में दैत्य प्रकृति मतलब कणिका और तरंग दोनों के गुण उपस्थित होता है। तो अब यहाँ पर भी लिख लेंगे कि प्रकाश के भांति ही इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंगों के रूप में गति करती हैं, अर्थात इसमें दोहरी प्रकृति होती है। इसमें भी जो है इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जो है दोहरी प्रकृति मतलब दैत्य प्रकृति उपस्थित होता है। तो अब यहाँ पे जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो यहाँ नोट कर लीजिए प्रकाश की भांति इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंगों के रूप में। अब यहाँ देखिए कण है और ये क्या है, तरंग है। तो दोनों इसमें है। कण तरंगों के रूप में गति करती है अर्थात इनमें दोहरी प्रकृति होती है। अर्थात क्या लिखेंगे, इनमें दोहरी प्रकृति होती हैं। तो दोहरी प्रकृति कैसे हुआ। तो प्रकाश भी ध्यान देंगे, प्रकाश की भांति भी मतलब प्रकाश के अंदर जो है कणिका और तरंग होते हैं। तो प्रकाश की भांति भी इलेक्ट्रॉन में सूक्ष्म कण तरंग मतलब सूक्ष्म कण मतलब कण भी होगा और तरंग के रूप में क्या होता है, गति करती है। अर्थात इनमें जो है दोहरी प्रकृति होती है। तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का दैत्य प्रकृति क्या है। इसे आप सभी विद्यार्थी कॉपी में लिख लीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है कैसा था जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना